23 मार्च 1931 जिस दिन भारत के 3 नौजवान साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए, साम्राज्यवाद की लूट के खिलाफ लड़ते हुए, इंसान का शोषण न करे इसके खिलाफ लड़ते हुए अपनी शहादत दी, आज उसके 100 साल बाद कागजों में तो देश आज़ाद हो गया और एक अच्छा संविधान भी बन गया, लेकिन उस अच्छे संविधान को लागू करने वाली जो आज सत्ता में ताकतें बैठी हैं, वो फिर से लगातार मानव का मानव शोषण और वही साम्राज्यवादी नीतियां लागू कर रही है। आदिवासी अधिकार सभा क्यों करनी पड़ी, आदिवासियों का के आज हालात क्या हैं, इस पर पूरी बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब कैसे देखते हो आज के हालात? 3 नौजवान साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए शहादत देते हैं, आज पूरे देश में सत्ता भी और विपक्ष भी और क्रांतिकारी ताकतें भी उन तीनों शहीदों को याद कर रही है, लेकिन वही सत्ता याद तो कर रही है, दूसरी तरफ वो सत्ता विपरीत दमन भी कर रही है, जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी उनका दमन भी कर रही है। सत्ता आज का सत्ता दमन कर रही है। आज के सत्ता दलितों पे, किसानों पे, मजदूरों पे और आज का जो मुद्दा है आदिवासी पे भी दमन कर रहा है, ये सही बात है। और आपने जिक्र किया आज 23 मार्च है, आज भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि सत्ता जो कर रही है तो कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हमने देखा है कि कैसे आज का जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग ईडी, सीबीआई को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को ख़त्म कर रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे थोड़ा हटके एक यहाँ पे एक बात होना चाहिए, वो है कि जब हम राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उनका जो प्रतिरोध का जो स्वरूप जो था, उनका जिस ढंग का उन्होंने पद्धति पालन किया, जो प्रतिरोध का पद्धति, जो मेथड ऑफ रेसिस्टेंस है ना, वो तो उस टाइम उन्होंने उसको अंगीकार किया। आज हमारे सामने में कौन सा मॉडल ऑफ रेसिस्टेंस है, कैसा होना चाहिए रेसिस्टेंस? आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील साहब, फॉर एग्जाम्पल प्रशांत भूषण साहब, जिसको हम अच्छे से जानते भी हैं, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि देखो इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना धांधली है बीजेपी वालों ने किया। ठीक है, आप वो कीजिए, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, लेकिन और ऑपोजिशन पार्टीज भी लड़ रहे हैं अभी का जो सत्ताधारी जो लोग हैं, जो दमनकारी लोग हैं, उनके खिलाफ। लेकिन राजगुरु भगत सुखदेव का जो मॉडल है वो क्या था, किस ढंग से हम रेसिस्ट करेंगे, और वो वाला मॉडल उस टाइम का था। आज का मॉडल क्या है? आज का मॉडल, आज ये जो हमारा फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन, जो हमारा ये आज अम्बेडकर भवन दिल्ली में ये जो सभा हो रहा है, इसमें हम एक मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं। वो मॉडल है गुंडाधुर का मॉडल। अब गुंडाधुर कौन है पता कीजिए जाके। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का तो आप बात कर रहे हैं, वो तो सभी को पता है, लेकिन गुंडाधुर शायद आपको पता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपके जो दर्शक जो हैं वो गुंडाधुर कौन थे, गुंडाधुर ने क्या किया, ये गुंडाधुर का मॉडल ऑफ रेसिस्टेंस, गुंडाधुर का प्रतिरोध का क्या रास्ता है। लोग बोलते हैं ना नक्सलवाड़ी एक ही रास्ता, गुंडाधुर का क्या रास्ता है? गुंडाधुर ने क्या कर दिखाया 1910 में? जो गुंडाधुर ने जो वहां आदिवासियों को लीड करके जो एक प्रतिरोध किया, जो ब्रिटिश का जो शासन था, और जो पूंजीपति लोग जो हैं, जो देश के, जो हमारे जो यहाँ के बड़े बड़े बनिया व्यापारी जो आदिवासी इलाकाओं में जाके आदिवासी को लूटते हैं, उनको कैसे खदेड़ा, उनको कैसे पूरा जो आदिवासी का जो एरिया है उसको एक स्वायत्त एक प्रदेश में तब्दील कर दिया, किया एक जोन को, एक पूरा एरिया को आप स्वायत्त जोन, जो एक झूठी आज़ादी नहीं, सही में जो जहां आज़ादी हो। क्योंकि आज लड़ाई सिर्फ आज़ादी बनाम फांसीबाद नहीं है, आज किस ढंग का आज़ादी, वो प्रश्न आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि आज़ादी तो हमको मिल चुका है, तो हम ये जो आज़ादी मिला है, जो भगत सिंह का भी जो ऐलान जो है उन्होंने किया कि ये आज़ादी झूठी है, तो आज़ादी बनाम फांसीबाद,
स्वतंत्रता, स्वाधीनता, फ्रीडम जिसको कहते हैं, बनाम जो दमनकारी लोग हैं, सिर्फ वो नहीं है। आपको पूछना पड़ेगा कि आजाद में भी किस ढंग का आजाद का बात कर रहे हैं, किस ढंग का आजादी का बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम मान रहे हैं कि आज के तारीख में जो आजादी मिली है ये झूठी है। गुंडाधुर ने जो करके दिखाया वहां पे कि कैसे, चूंकि आप जब भी, जैसे किसानों के साथ भी हुआ है ना, जैसे आपका प्रतिरोध, आपका प्रोटेस्ट, आपका आंदोलन एक लेवल तक पहुंच जाता है, जो उस लेवल के बाद जो जो ताकतवर लोग जो ऊपर में बैठे हुए हैं वो जब घबरा जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आर्मी यूज करते हैं, दमनकारी टेक्निक यूज करते हैं, ड्रोन से टीयर गैस छोड़ा गया है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, उस टाइम आप तितर बितर हो जाते हैं, उस टाइम आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आंदोलन को कैसे आगे ले जाए। अभी किसान आंदोलन के साथ भी वही हुआ है, एक जो दमन हुआ है, बुलेट का इस्तेमाल किया जब गया। दमन हुआ तो आप पूरा घबरा जाते हैं और आप रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं। जो आपके ऊपर दमन होता है तो दमन का आप फिर पलटा हमला क्या करेंगे, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। पहले बार तो ये आके सिंगू, गाजीपुर और टिकरी पे बैठ गए। इस बार तो नहीं कर पाए ना। अब क्या होगा भाई, अब कौन सा आपका फिर पद्धति होगा, आप कैसे लड़ाई को आगे ले जाएंगे। तो वहां पे अभी किसान आंदोलन फंसा हुआ है। गुंडाधुर ने क्या किया, गुंडाधुर ने 1910 में वो करके दिखाया आदिवासी इलाकाओं में कि जब राजकीय दमन होता है, राजतंत्र के पास पूंजीवादी जो व्यवस्था है, सामंतीवादी जो लोग हैं, उनके पास जो उनका चूड़ांत जो हथियार है, उनका ब्रह्मास्त्र, वो आर्मी ड्रोन्स यूज करके अब आपको खदेड़ रहा है, उस टाइम भी आप किस ढंग से आप प्रतिरोध कर सकते हैं। वो 1910 में बस्तर में उन्होंने 40 दिन के लिए उन्होंने उसको एक लिबरेटेड जोन, लिबरेटेड टेरिटरी है ना, में उसने तब्दील करके दिखाया। तो आज जो आदिवासी लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, बीजापुर, कोंडागांव, सिलगेर, बेछाघाट, आपका सुकमा, दंतेवाड़ा, आपका जगदलपुर, ये जो पूरा इलाका है ना, जिसको दंडकारण्य फॉरेस्ट बोलते हैं, दंडकारण्य, जो रामायण में भी इसका जिक्र है, ये बहुत पुराना जंगल। तो डॉक्टर साहब, वो जो आदिवासी लड़ रहे हैं उनका लड़ने का तरीका गुंडाधुर की तरह है, आप ये कह रहे हैं, गुंडाधुर की तरह है, उसकी तरह है। तो उस मॉडल को, वो जो उनका जिसको भूमकाल कहते हैं, वो जो 40 दिन का उसको कहते हैं भूमकाल, यानी कि भूमि का काल, धरती का काल आ गया, धरती का दिन आ गया। धरती मतलब आदिवासी, आदिवासी मतलब धरती। जिस धरती को लूटने का, जिस धरती का संशोधन, ये संसाधन को लूटने का जो अदानी, अंबानी, जिंदल, एसआर, टाटा, बिरला लगे हुए हैं, उसको उन्होंने होने नहीं दिया। तो इसलिए वो कहते हैं भूमकाल, भूमि का काल आ गया, धरती का दिन आ गया, आदिवासी का दिन आ गया। तो उस मॉडल को हम देख रहे हैं कि आदिवासी स्वतः अपने ही तरीके से आज उसको फॉलो कर रहा है। मैं फरवरी के महीने में गिदम दंतेवाड़ा में था, वहाँ आदिवासी भाइयों ने मुझे बुलाया था। तो ये भूमकाल का जो उनका हर साल वो एनुअल सेलिब्रेशन करते हैं, है ना, तो वो गुंडाधुर के नाम पे वो भूमकाल का ये होता है। अभी भी, आज भी आदिवासी मानते हैं कि गुंडाधुर मरा नहीं है, गुंडाधुर अभी भी है, गुंडाधुर हर जगह है। आपको लगता है कि ये तो कुछ अंधविश्वासी हो गया, लेकिन वैसा नहीं समझना है आपको। उसका मतलब अभी भी विचार, उनका विचार और वो स्पिरिट वो अभी भी है। और अभी भी गुंडाधुर के टाइम में जो भूमकाल विद्रोह जो हुआ आदिवासियों का, वो अभी भी रेलेवेंट है। तो यानी कि हम लोकतंत्र के अंदर में हम देखते हैं कि हम इलेक्शन में जाके अभी का जो सत्ताधारी लोग को हरा के चुनाव में उनको पछाड़ के आने का एक मॉडल हमारे पास है। मुझे लगता है कि वो मॉडल इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि इलेक्टरल बॉन्ड का जो पूरा ये खेला है, उससे साफ हो रहा है कि आपको चुनाव लड़ना है तो आपको बहुत पैसा चाहिए, आप और हम नहीं लड़ पाएंगे, ये साफ है। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी आप सोच रहे हैं कि हम चुनाव में लड़के इनको हराएंगे, नहीं हो सकता है। केजरीवाल का एग्जाम्पल वो आपको बताता है कि जो केजरीवाल क्राउड फंडिंग से शुरू किया कि हम किसी बड़े सरमादारों से पैसा नहीं लेंगे, हम जनता से पैसा लेके ये करेंगे, वैसा शुरू किया था। केजरीवाल का जो पार्टी उस टाइम इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसका वेबसाइट होता था कि हर एक आदमी 5 रुपया, 10 रुपया, 2000, 10,000, 1 लाख जो भी दे रहा है वो वेबसाइट में आता था।
इतना पारदर्शिता था उनका। लेकिन वो आदमी आज कैसे क्या में पहुंच गया देखिए, क्योंकि ये पूरा अगर आप संसदीय प्रणाली में घुसते हैं तो आपको वो रकम चाहिए। कोई भी आप लोकसभा का आप चुनाव अगर जीतना है आपको, आपका कैंपेनिंग में कम से कम आपको 50 करोड़ आपका पॉकेट में होना चाहिए, तभी ये इसमें आ सकते हैं। तो यानी कि ये लोक का तंत्र नहीं है, ये लोक को खत्म करने का तंत्र हो गया है। तो गुंडादुर का रास्ता जो बस्तर में जो आंदोलन चल रहा है उसका जो रास्ता है, वो बोल रहे हैं कि इससे अलग हम लोग प्रतिरोध कर सकते हैं। डॉक्टर मेरा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने भी वही किया कि वो अलग से, नहीं तो वो कांग्रेस में चले जाते, नेहरू गांधी के साथ बैठ जाते। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि जब देश अंग्रेजों के गुलाम था, सीधा साम्राज्यवाद की गुलाम था, उस टाइम जब जो भी लड़ता था तो उसको कहते थे कि ये साम्राज्यवाद के खिलाफ सीधी लड़ाई है, अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई। लेकिन आज कोई भी जब लड़ाई होती है तो एक तर्क दे दिया जाता है कि ये देश के खिलाफ लड़ रहे। उस टाइम देश आजाद कराने की लड़ाई बोलते थे, आज बोल रहे हैं कि ये देश के खिलाफ लड़ रहे। तो इसको कैसे दूर करोगे? ये जो संशय बना दिया गया है कि लड़ाई तो है कारपोरेटाइजेशन के खिलाफ, लड़ाई तो है लूट के खिलाफ, लेकिन उसको बना दिया है कि देश के खिलाफ लड़ रहे हैं लोग। जैसे फिल्में भी आई है भी, एक बस्तर दा नक्सल स्टोरी। तो ऐसे ऐसे जो माहौल बनाया जा रहा है उसको कैसे तोड़ पाओ? वो तो देखिए जो अर्बन नक्सल बोलते हैं, है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, खान मार्केट गैंग बोलते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये देशद्रोही है। उनको तुरंत, आप सही बोल रहे हो, उनको एंटी नेशनल बोल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप जनता के साथ जुड़ेंगे ना सही मायने में, और जनता का आवाज बन के आप आएंगे, मतलब आप, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, है ना, मैं एक यूनिवर्सिटी, एक संस्थान है उसके पार्ट हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं समाज के साथ उस ढंग से नहीं जुड़ा हूँ, चूंकि मैं एक संस्थान का जो एक कैंपस के अंदर में होता है ना, एक कैंटोनमेंट, एक छावनी जैसा के अंदर में मैं रह रहा हूँ। तो मुझे ऑफ कोर्स वो लोग कह सकते हैं कि इनको तो समाज से जुड़ा ही नहीं है, ये देश का कुछ इनको पता भी नहीं है, ये देश से अलग आदमी कोई है। तो मुझे लगता है कि, और दूसरी बात ये है कि ये भी हुआ है कि हमारे जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं अभी का सरकार को, है ना, ये भी सही बात है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे, वॉशिंगटन पोस्ट में छपे, बीबीसी दिखा दे। तो उनको भी कहने को मौका मिला कि देखो ये तो बाहर के लोगों से ये संचालित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, वो भी वेस्टर्न फंडिंग से है ना। तो इन सब खामियों के चलते भी, जैसे जेएनयू क्या है, जेएनयू इंदिरा गांधी का जो उस समय सोवियत संघ के साथ जो नजदीकी था, है ना, उसके चलते सोवियत संघ खुद एक भ्रष्ट, एक साम्राज्यवाद के नाम पे एक भ्रष्ट, एक समाजवाद के नाम पे एक भ्रष्ट साम्राज्यवादी ताकत बन गया था, है ना। तो उस सोवियत संघ को खुश रखने के लिए इंदिरा गांधी ने भारत में वामपंथ के अंदर जितना भी क्रांतिकारी धार वाले लोगों को खत्म करने के लिए जेएनयू को बनाया, ठीक है ना। सीपीआई ने इमरजेंसी सपोर्ट किया, तो सीपीआई को उन्होंने इनाम दे दिया कि ये लो भाई, तुम्हारे लिए एक संस्थान जेएनयू में, तुम लोग लेफ्ट टाइप के लोग यहाँ रहो। लेकिन उससे क्या हुआ कि देश का जो क्रांतिकारी धार जो था उसको खत्म करने में काम किया जेएनयू ने, है ना। लेकिन आज हमें, चूंकि मोदी सरकार, बीजेपी के जो फांसीवादी ताकत है वो जेएनयू जैसे संस्थान को बदनाम कर रहे हैं, तो हमको अब जेएनयू को बचाने का वो भार उठाना पड़ रहा है हमें। लेकिन हमें तो पता है, जिसको हम रेविजनिज्म कहते हैं, संशोधनवाद का जो धार था कम्युनिस्ट आंदोलन में, उसका प्रतिनिधि जेएनयू कर रहा था। लेकिन उस जेएनयू को अब मुझे सपोर्ट करना पड़ रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जेएनयू जैसे संस्थान, जिसका साथ अर्बन नक्सल जोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग जोड़ दिया, मुझे लगता है कि ये वाला डिबेट में कि जेएनयू को बचाना है, ये हमें टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं, है ना, इससे हम कैसे फिर अपने आप को निकलेंगे इससे बाहर, है ना, मुझे लगता है उसमें नहीं फंसना चाहिए हमें। वो एक तरीके का पेटी बुर्जुआ, एक मिडिल क्लास मीडिया वाला डिबेट है। आप अगर जनता के पास जाएंगे तो अभी भी ये आपको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल के आपको बदनाम नहीं कर पाएंगे, है ना। चूंकि आप भी बहुत हद तक, आप भी जनता से कट चुके थे, इस ढंग का एक वामपंथ निर्माण हुआ था। जैसे आपको पता है, बीजेपी ठीक आने से पहले सिंगूर नंदीग्राम हो रहा है,
सिंगूर नंदीग्राम क्या था कि भाई कैसे वामपंथ इतना बैंकरप्ट, हाँ इतना मतलब क्या बोले वामपंथ ही पूरा जो नव उदारवादी जो WTO IMF का नीति तो वामपंथ ही उसको यहाँ लागू कर रहा था। आज किसान आंदोलन फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है ना कि हमको WTO के बाहर आना है, तो WTO को तो आप ही इधर लेके आ रहे थे। तो उस वामपंथ का तो पीछा छूटना चाहिए। तो अगर उस वामपंथी का जो अभी भी चल रहा है, उसको अगर वो बदनाम करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, थोड़ा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। हमें एक नया ढंग का वामपंथ का यहाँ एक सृजना करना है, और जो क्रांतिकारी जो धार है, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज उनका शहादत दिवस है, तो उसको हमें ये करना चाहिए। हमें राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का शहादत जो उन्होंने दिया, उसको लेके एक सस्ता आज का तात्कालिक एक राजनीति और उसको हराने का, उसको जिताने का, वहाँ पे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को वहाँ जाके वहाँ नहीं घुलमिल करना है। उनका जो क्रांति का जो सपना था, उसको हम लोगों को उसी ढंग से देखना चाहिए। और आज का, चूंकि देखिए क्या है इलेक्शन, तो आज बीजेपी सोचे हार गए, हाँ तो कांग्रेस आ जाएगा या कोई और पार्टी आ जाएगा। तो 2014 से पहले तो कांग्रेस ही था, हाँ तो उस टाइम भी तो हम ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ लड़ रहे थे। साईं बाबा उस टाइम अरेस्ट हुए, यूपीए के सरकार ने किया ना भाई, है ना। सब आखिरी सवाल ये है कि जिस प्रकार से किसान दिल्ली आ रहे थे, उनको दिल्ली आने नहीं दिया गया, हाँ। आदिवासी अगर दिल्ली आना चाहते हैं उनको नहीं आने दिया जाता, और आदिवासी इलाके में तो बड़े लेवल पे इनकाउंटर भी है, कैंप खोले जा रहे हैं। इस लड़ाई को आदिवासियों की या उत्तर भारतीय किसानों की या दक्षिण के या मणिपुर की, इन सभी की एक लड़ाई को एकजुटता मिली, इसके लिए क्या कहना चाहोगे कि एक लड़ाई बन के? मुझे लगता है कि एकजुटता ऑलरेडी ये लोग खुद कर चुके हैं, है ना। जैसे मैंने जब आज यहाँ बात रखा था, उसमें भी मैंने बोला कि जब सिंगू बॉर्डर में, टिकरी में, गाजीपुर में चल रहा था, उस टाइम आदिवासी खुद अपने तरीके से यहाँ आए थे, आके यहाँ एक सप्ताह रहे। वो एक जो महिला बात कर रहे थे हम, वो बस्तर से आई है, तो मैं बोला, वो पूछा उनको कि आप दिल्ली क्या पहली बार आ रही है? बोले को नहीं, हम तो आए थे सिंगू बॉर्डर में 1 महीना, यानी 1 सप्ताह में रह के गई। और यहाँ से भी किसान आंदोलन से भी लोग वहाँ गए हैं, है ना। और जो मजदूर आंदोलन जो है, मजदूर आंदोलन में भी जब मारुति का जब संघर्ष हो रहा था, मुझे याद है, तो वो बोल रहे थे कि भाई ज्यादा इतना दमन हो गया, और उनका जो जिस ढंग से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक गतिरोध का स्थिति में चला गया था, है ना। बहुत ज्यादा राजकीय दमन था मारुति के मजदूरों के ऊपर। तो उस टाइम वो बोल रहे थे आर पार का लड़ाई करना है। जब आर पार का लड़ाई करना है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, ये आदिवासी लोग जिस ढंग से लड़ाई कर रहा है, अब फिर देखिए गुंडा दूर वाला मॉडल जा रहा है ना, वो करना है। अभी हरियाणा पंजाब में भी ये चर्चा है। मजदूरों ने बोला कि अगर ये हमें नक्सली बोल रहे हैं, और ये मारुति का मजदूरों को बोल दिया ये तो नक्सली हो गए। क्यों? क्योंकि मारुति के मजदूर संघर्ष कर रहे हैं और डट के संघर्ष कर रहे हैं, वो कहीं भी बिकने वाले संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो उनको नक्सली बोल दिया। तो अगर नक्सली यही नक्सली, तो फिर सरकार आदिवासियों के ऊपर भी लगा रहा है। तो देख रहे हैं ना कैसे कनेक्ट बन रहा है मजदूर आंदोलन और आदिवासी आंदोलन में। इस ढंग से संघर्ष के लेवल पे एक जो कन्वर्जेंस एक बन रहा है, अब उसी को हम कैसे साकार रूप दें, उसी को हम कैसे और उसको कार्यान्वयन करें, उसको और कैसे आगे बढ़ाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए आज का मीटिंग में हम लोग फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन और कॉर्पोरेटीकरण और सैन्यकरण के विरोधी मंच जो है, इसका काम ही यही है अभी कि मजदूर, किसान, आदिवासी का जो संघर्ष को हम कैसे एक जगह में लाए।